तो इस चेन का ये एंगल है थीटा, तो ये वाली लाइन है एक और एक ये वाली लाइन है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये टेंशन या फोर्स लग रही है दीवार पे, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, तो ये ऊपर वाला इसके परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। इधर भी ऐसे ही है, ये फोर्स दीवार पे ऐसे लगेगा, तो ये एंगल थीटा है चेन और इसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये एफ कॉस थीटा और ये वाला एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा ने एफ कॉस थीटा को मारा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, तो एम जी जो नीचे लग रहा है, इस एम जी को किसने इक्वेट कर रखा है, एफ साइन थीटा ने, लेकिन 2 टाइम्स, एक एफ साइन थीटा ये, एक एफ साइन थीटा ये, 2 एफ साइन थीटा बराबर एम जी। बोलिए, तो एफ बराबर क्या हो गया, टेंशन, और टेंशन बराबर क्या हो गई, एम जी अपॉन 2 साइन थीटा। यही आया सबका आंसर। यस सर। बन गया, मैं आगे चल रहा हूं। न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आज हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग मोमेंटम के बारे में जानते हैं। बताइए क्या होता है मोमेंटम का, तो नाम मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म लिखनी हो तो खाली P इक्वल टू mv लिखेंगे। ठीक है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी। मोमेंटम का और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, लिखिए इस बात को, इसी से शुरू होगा सेकंड लॉ। इसकी यूनिट भी लिखिए। मोमेंटम एंड वेलोसिटी, इसका ग्राफ बनाइए, कैसा बनेगा। यहाँ पे मास कांस्टेंट है, मोमेंटम एंड मास का ग्राफ बनाइए, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखें ग्राफ को कितना याद है काइनेमेटिक्स का। बना किसी का ग्राफ, अरे यार इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए कौन सी लाइन बनती है, बोलो। स्ट्रेट लाइन हो गई। कंडीशन क्या है, मास कांस्टेंट है। ऐसे ही यहां पे मैंने क्या किया, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास से। भाई एक नंबर बन गया और एक वेरिएबल हो गया। मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा,
मास घटेगा तो मोमेंटम घटेगा। यहाँ पे मास को कांस्टेंट कर दिया, एक नंबर बना दिया, 5, 10, 15, 20 कुछ भी एक नंबर हो गया। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी तो मोमेंटम घटेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, ये भी जो है वो स्ट्रेट लाइन में। बस बोलो ये बात क्लियर हुई है? चलो क्लियर हो गई तो ये बताओ, मास वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ। इस बार मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया, बताइए। जो कुछ आना है इसी इक्वेशन में आना, मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, मास और वेलोसिटी इनका रिलेशन लिखना होगा ना। तो मास इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी, ये नहीं बन जाएगा फॉर्मूला। ये वेलोसिटी को नीचे ले आऊंगा ना, तभी तो इसका रिलेशन आएगा, यानी मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया v के वेलोसिटी के। मोमेंटम तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कैसा ग्राफ बनता है? हाँ बोलो, हाँ ऊपर को जाएगा, बोलो जवाब। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ नहीं याद है तो फिर क्या है? देखो इसने बताया, हाँ क्या कैसे बनता है हाइपरबोला? अच्छा ये बताओ, चलो इक्वेशन से देखो, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूं, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी कम होगी तो मास क्या होगा, ज्यादा। वेलोसिटी को कम कर दो, 0 पे ले आओ, तो मास क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास क्या हो जाएगा, कम होगा, नहीं होगा। तो बड़े नंबर से जैसे ही 1 को 1 तो चेंज नहीं हो रहा है, 1 की जगह मोमेंटम ले लो, मोमेंटम भी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप इस नंबर को बढ़ाओगे ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये नंबर जो है क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ होता है। हमेशा कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो ये ग्राफ बनता है। याद ही नहीं है तुम लोगों को, सारे ग्राफ कर चुके हो काइनेमेटिक्स में। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा रिलेशन, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, हर जगह आता है फोर्स के फॉर्मूले में, ग्रेविटेशनल में भी आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आता है नहीं आता है? याद आ रहा है नहीं आता ये वाला फॉर्मूला? ग्रेविटेशनल का क्या फॉर्मूला होता है, G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर), और इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या होता है, K(q1 q2 अपॉन r स्क्वायर). स्क्वायर भी है तो भी यही ग्राफ है, बस चेंज क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा धीरे धीरे गिरेगा, वो जल्दी गिर जाएगा, उसके अंदर ज्यादा स्लोप होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना तो तेजी से गिरेगा।
ओके, चलें आगे, हो गया। चलिए लिखिए, चेंज इन मोमेंटम बताइए क्या होता है। चेंज इन मोमेंटम, इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा पी से। चेंज इन मोमेंटम बताओ जब क्या होगा। चेंज इन मोमेंटम, यहां से बॉटल किसने उठाई, यहाँ आगे एक बॉटल रखी हुई एम डेल्टा वी, बिल्कुल सही, एम डेल्टा वी। और कैसे लिख सकते हैं एम डेल्टा वी को, मास तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं, अभी मास हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा वी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, हो गया। चेंज इन मोमेंटम का एक और नाम होता है, किसी को याद है। एंगुलर मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम का नाम हो जाएगा, तो क्वांटिटी है बेटा। चेंज इन मोमेंटम का एक और नाम होता है, किसी को याद है, पानी है इसमें। लिखिए, अब बच्चे बड़ा घबराते हैं इस नाम से, इसका नाम है कुछ नहीं है, खाली चेंज इन मोमेंटम निकालना है और उसी को क्या कहते हैं। चलिए किया जाए, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक बॉल है, उसका मास m है, वो वेलोसिटी v से जा रही है, और जाने के बाद क्या किया इसने, जाने के बाद इसने ये दीवार से टकरा गई, ठीक है, और हेड ऑन कोलिजन हुआ था, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई। तो क्या हुआ, ये कोलिजन करने के बाद भी v वेलोसिटी से ही वापस आ गई, ठीक है, यही बॉल। चलिए बताइए, चेंज इन मोमेंटम निकालिए आफ्टर कोलिजन। जल्दी बनाइए जल्दी।
तो डायरेक्शन अगर मैं इधर वाला नेगेटिव लूंगा तो 2mv आएगा, और लेफ्ट टू राइट अगर पॉजिटिव लूंगा तो -2mv आएगा। चलो एक क्वेश्चन और करो फटाफट। चलिए सेम क्वेश्चन, ये वेलोसिटी v से मास m इधर जा रहा है, टकराने के बाद ये वेलोसिटी v से ही ऊपर चला गया, सेम मास, चेंज इन मोमेंटम बताइए और डायरेक्शन भी बताना। चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। देखें कितना वेक्टर आप लोगों को समझ में आया। जितने क्वेश्चन करा दिए सबको बार बार करो बिना देखे, जब तक रट न जाए, दिमाग में छप न जाए। ये सारे डायग्राम को, सारे क्वेश्चन को दिमाग में छापना है। हो गया? फिर बात सुनो, किसी का आया? P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो P फाइनल तो ये है। P फाइनल क्या है? P फाइनल, P फाइनल तो ये है, और P इनिशियल क्या है? ऐसे है, yes, इसकी वैल्यू भी P है, mv है, और इसकी वैल्यू भी mv है। बोलिए, ये P फाइनल है और ये P इनिशियल है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे माइनस P इनिशियल चाहिए। क्या चाहिए? माइनस। भाई मैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर रहा हूं ना, बोलो इंतजाम। तो जब माइनस करूंगा तो वेक्टर का क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर नहीं बन जाएगा? और नेगेटिव वेक्टर का क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर का क्या हो जाता है? बोलो। साइन चेंज हो जाता है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। कौन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ऊपर वाला बी फाइनल। फाइनल का साइन चेंज हुआ, सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर से इधर आ जाएगा, 180 डिग्री पे आ जाएगा, टर्न कर जाएगा ना, नेगेटिव वेक्टर है भाई। मुझे क्या चाहिए चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए, मुझे चाहिए माइनस पी इनिशियल, तो पी इनिशियल तो मेरा ये है, ये रहा, और पी फाइनल ये है, तो पी फाइनल में थोड़ी चेंज आ रहा है, पी फाइनल तो पी फाइनल है, पी इनिशियल माइनस साइन लग गया, तो माइनस साइन, ये अगर पी इनिशियल है तो पी माइनस पी इनिशियल ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है नहीं है, बोलिए बराबर है। जब दोनों बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट कहां से जाता है, रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से जाता है, ये जाएगा रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या है, डेल्टा पी। तो ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये वाला पी आई और ये तो ये भी तो P है, ये वाला जो है ये भी तो P फाइनल है, और दोनों P के बराबर है भाई, मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर है ना, तो दोनों को मैंने P मान लिया है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज √2P हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है बेस भी P, परपेंडिकुलर भी P, तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस क्या है पी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है वो भी पी स्क्वायर, तो क्या आ गया 2p स्क्वायर, तो ये तो हुआ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज चाहिए तो उसका अंडर रूट हो जाएगा, तो 2p स्क्वायर, तो 2 तो अंदर ही रह जाएगा क्योंकि उसका कोई है नहीं मल्टीपल में, तो p स्क्वायर है तो p इंटू पी 2 बार है, तो एक बार बाहर आ जाएगा, √2p होगा। बोलिए डायरेक्शन का क्या होगा, इम्पल्स का डायरेक्शन, इम्पल्स का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ, साउथ तो है ही नहीं, ये एक वेस्ट है, ये तो वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो इसमें साउथ का तो भाई नामो निशान नहीं है, तो 45 डिग्री हम वेस्ट से चल रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो क्या लिखेंगे 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये इसका डायरेक्शन होगा। अब ये क्वेश्चन जब तक आप लोग खुद से घर पे दोबारा नहीं ट्राई करोगे मजा नहीं आने वाला है, बस दिल में खुशी होती अच्छा ये हो गया क्वेश्चन, लेकिन जो इसका फल मिलना चाहिए वो फल जब मिलेगा जब आप लोग खुद से जो है इसको करने लगेंगे। इस तरीके के चेंज इन मोमेंटम क्वेश्चन हो जाएंगे अब। देखो जो चले गए तो दोबारा बताना सबके लिए, कोई डाउट हो तो देख लो। इनिशियल मोमेंटम ये है m into v,
फाइनल मोमेंटम ये है m इंटू वी, दोनों मोमेंटम सेम है, दोनों सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड मैं p मान सकता हूं, है ये इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने दोनों को p मान लिया। ठीक है, ये चलो अभी फिलहाल p फाइनल p इनिशियल लिख लेते हैं। मुझे चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो p फाइनल तो ये है, p इनिशियल जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन में क्या करेंगे बोलो, माइनस साइन में क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे ना, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर, तो ये हो जाएगा p माइनस, अब ये क्या हो गया माइनस p इनिशियल। ठीक है, पहले वो p इनिशियल था प्लस वाला, अब क्या हो गया ये माइनस p इनिशियल हो गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये हो गया, बोलो हो गया, ये रहा रिजल्टेंट, इसी का तो नाम डेल्टा p है? क्योंकि दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो मैं अगर इसको भी p, इसकी भी वैल्यू p है, इसकी भी p है, तो इसकी क्या हो जाएगी √2p। क्यों, राइट एंगल ट्राइंगल से आप निकाल लीजिए, ये परपेंडिकुलर भी p है, बेस भी p है, भाई इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता, इस वाले वेक्टर को, तभी तो ट्राइंगल बनेगा। तो इसको मैंने उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया, देखो ऐसे उठाया और ऐसे ले आया, पैरेलल शिफ्ट हो गया नहीं हो गया, पैरेलल शिफ्ट हुआ तो ये मेरा ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया तो ये निकल गया। ठीक है, और जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उसका रिजल्टेंट उस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, दिख रहा है डायग्राम में, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 45 डिग्री, डायरेक्शन बताओ किधर से जा रहे हैं, ये वेस्ट है ये नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं वेस्ट से, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, क्लियर, चलो जल्दी से उतारो। Rate of change of momentum is equal to applied force, net applied force, rate of change of momentum is equal to net applied force। तो किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स वो किसके बराबर होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। और जब भी कोई चीज टाइम के साथ चेंज हो रही होती है तो उसके लिए रेट वर्ड यूज किया जाता है, टाइम के साथ चेंज होने वाली चीज। ठीक है, और जब टाइम जो है वो इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए, यानी तकरीबन जीरो के करीब पहुंच जाए, तो फोर्स को कैसे लिखते हैं, फोर्स को हम लिखते हैं dp/dt, फिर उसका ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, ये फॉर्मूला फाइनाइट चेंज फाइनाइट टाइम के लिए, ठीक है, अप्लाइड है, और ये हमेशा एप्लीकेबल होता है, डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है ये, ऑलवेज।
चलिए यहाँ पर भी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाया जाए। एक फोर्स वर्सेस मोमेंटम का बनाइए, एक फोर्स वर्सेस टाइम का। क्या ग्राफ बनेगा सोचिए। यहाँ पे ऑफ कोर्स जो तीसरी क्वांटिटी ग्राफ तो कब बनता है, जब सिर्फ दो चीजों का रिलेशन होता है। तो तीसरी जो है यहाँ पे क्या है, टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये टाइम कांस्टेंट हो गया, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P हो गया, डेल्टा P। ठीक है, इसको भी डेल्टा P कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है और ये चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है। चलिए चेंज इन टाइम के साथ बनाइए, तो ये कैसा बनेगा बोलो फिर। ये वाला हाँ वही अभी हमने डिस्कस किया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, चलिए बस इतना ही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये वाला कौन सा, ये वाला? बेटा इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है। जब भी दो चीजों का रिलेशन ऐसे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यही ग्राफ बनता है। ठीक है, मतलब सर टाइम घटने पे फोर्स बढ़ जाए। देखो आप देखो, ये वैल्यू छोटी होगी यानी घटी, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। भाई छोटे नंबर से इसको डिवाइड करोगे 1 को, तो बड़ा नंबर आएगा ना। जितना छोटा नंबर होगा उतना ही सामने वाला बड़ा आएगा। इसको करके देखना। ठीक है, देखो ऐसा करना, y इज इक्वल टू 1/x। जिसको भी कंफ्यूजन है वो करना। x की वैल्यू पहले लेना 1, फिर लेना 2, फिर लेना 3, फिर लेना 4, ऐसे 5-10 वैल्यू ले लेना, 10 तक ले लेना और फिर ग्राफ प्लॉट करना। देखो ऐसा आता है नहीं। ठीक है, ओके सर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये दीवार है और दो बॉल्स है। एक मेटल की बॉल है, एक रबड़ की बॉल है। ये भी मोमेंटम m से p से जा रही है और ये भी मोमेंटम p से जा रही है। दोनों का इस बार मोमेंटम सेम है, यानी मास और वेलोसिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, इनका मोमेंटम सेम हो जा रहा है। मोमेंटम ऑफ मेटल बॉल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ रबर बॉल। ठीक है, चलिए ये टकराने के बाद
यहीं पे चिपक गई और फिर गिर जाती है, वापिस नहीं गई, दीवार से टकराई और टकरा करके मेटल वाली वहीं पे चिपक गई, गिर गई, वापिस नहीं मिली रिबाउंड। और ये जो है टकराने के बाद क्या हो गई, रबड़ की है, सबको मालूम है क्या होगा, ये मोमेंटम P से ही वापस हो गई। बताइए दीवार को ज्यादा फोर्स किससे लगेगा? दोनों के लिए टाइम T सेम है, चेंज इन मोमेंटम, कोलिजन का टाइम सेम है। इसके अंदर भी टाइम T लगा चेंज इन मोमेंटम में, इसके अंदर भी टाइम T लगा। करिए करिए करके जो है मैथमेटिकली बताइए। आया? फोर्स आया इसका? चलिए उसका फोर्स बताइए क्या है पहले वाले का। चेंज इन मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम T, दोनों का टाइम सेम है, तो क्या आएगा? फाइनल मोमेंटम कितना है इसका, बोलो अदनान। पहली वाली मेटल बॉल का 0, रुक गई ना ये, तो रुक गई तो ये वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई, इसका मतलब 0। इनिशियल क्या है? P आई या P से ही चल रही है डिवाइडेड बाय T, ये हो गया है। और इसका P फाइनल भी P है और P इनिशियल भी P है। इधर वाले को मैंने नेगेटिव ले लिया तो इधर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय T, तो क्या हो जाएगा 2P/T। तो फोर्स किसमें ज्यादा लग रहा है? फोर्स कौन ज्यादा लगा रही है? रबर बॉल, रबर बॉल ज्यादा लगा रही है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों का मोमेंटम सेम है, समझ गए? तो मोमेंट क्या होता है, रबर बॉल हल्की होती है और मेटल की बॉल भारी होती है, तो उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, इसलिए मेटल की बॉल से मारोगे तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी, समझ गए? रबर की बॉल से नहीं टूटेगी। लेकिन यहाँ पे उसने क्या क्वेश्चन में चालाकी करी है, कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है क्या, कि उसने मेटल की बॉल का मोमेंटम सेव कर दिया है। अगर ये भारी होगी तो वेलोसिटी कम होगी, हैं? और अगर वेलोसिटी उतनी है तो फिर वेट कम होगा, मास कम होगा इसका, ठीक है ना? ये क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स जो लग रहा है मेटल बॉल की वजह से वो कम लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है रबर बॉल की वजह से वो ज्यादा लग रहा है। कितना? दुगना, 2F लग रहा है। बस देखो ना, 2P/T है, वो P/T है, तो दुगना ही तो हो गया। बोलिए। चलिए अच्छा, dP/dt ये हमारा फॉर्मूला हो गया फोर्स का। चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अगर मास कांस्टेंट है
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mv अपॉन dt। मास कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में मास बाहर आ जाता है, dv अपॉन dt हो जाएगा। बोलो अदनान, dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला यहां से क्योंकि ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे जल्दी से लिखो, कंडीशन क्या है, कंडीशन इज इफ मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि मास कांस्टेंट ना हो, मास चेंज हो रहा हो? कोई बताओ, कोई ऐसा वाकया, हादसा, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें मास चेंज हो रहा हो? रॉकेट का होना, रॉकेट का होना, ठीक है। गाड़ी का चलना, तो अगर रॉकेट उड़ रहा है तो उसके अंदर जो माल गैस की फॉर्म में स्टोर है, ऑक्सीजन होती है, फ्यूल होता है, वो जलता है ना। और कितना जलता है, कार की ट्रक की तरह नहीं जलता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जलता है। तभी तो वो इतना बड़ा रॉकेट को ऊपर ले जाता है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, और स्पीड भी चंद सेकंड के अंदर हजारों किलोमीटर की हो जाती है। कितना जबरदस्त उसमें कंबशन हो रहा होगा, और वो कंबशन की वजह से उसमें तो गैसेस जल के बाहर निकलती है, बाहर निकलती है तो वही क्या करती है, प्रेशर बनाती है ऊपर, न्यूटन साइड लॉ, नीचे जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इक्वल अपोजिट ऊपर लग जाता है, तो वो ऊपर चल जाता है। तो वहां पे क्या होता है, मास जो है कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा होता है। तो क्या वहां पे ये फॉर्मूला लगेगा, बोलो? तो यहाँ तो मास कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला लगा ना, वहां पे तो मास चेंज हो रहा है, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बोलो इंतमाम? डेल्टा एम, हाँ कौन सा लगेगा, शोएब बताओ। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, बताओ फिर इंटीग्रेट कर देगा, फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन आ रहा है तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिफरेंशिएट ही करेंगे इस बार, डबल, इस बार जो डिफरेंशिएशन होगा वो m इंटू वी अपॉन डी टी। इस बार क्या हो गया, यहाँ पे मास कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, आगे सब काम आएगा। तो जो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन उसका कुछ नहीं बिगाड़ता है, वो बाहर आ जाता है, जो चेंज हो रहा होता है उसी का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। लिखो, बोथ मास एंड वेलोसिटी आर चेंजिंग। लिखो इतना, फिर आगे बताता हूं क्या करना होगा। पूरा कंप्लीट लिख लिया? जब भी दो वेरिएबल, एक वेरिएबल ये हो गया वेरिएबल, वेरिएबल किसको कहते हैं रजा? दूसरा वेरिएबल ये हो गया, बोलो रजा, वेरिएबल किसे कहते हैं? तुम बोलो शिकान। जैसे मास है, मास वेरिएबल किसे, जैसे ये बोल रहा हूं, तुम बताओ। जिसकी वैल्यू चेंज हो, तो वेरिएबल जो चीज वेरी कर रही है, जिससे चेंज हो रही है, गधे हो क्या? बिल्कुल। वेरिएबल कांस्टेंट किसे कहते हैं? स्पीड, स्पीड कहां से आ गई? एक ही रहे, वैल्यू चेंज ना हो, ये बोलो ना। अगर नहीं याद रहता या भूल जाता तो उसको लिख लिया करो। वेरिएबल उसे कहते हैं जो चीज चेंज होती रहती है।
जिसकी वैल्यू चेंज होती है। और कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिस चीज की भी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको कांस्टेंट कहते हैं। बार बार एक ही जैसे वर्ड यूज हो रहे हैं फिर भी अगर नहीं आते तो बताओ कैसे गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पे मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। क्यों? रॉकेट का हमने एग्जांपल लिया, क्योंकि उसका मास घट रहा है ना मुस्तकिल, उसके अंदर जो गैस और फ्यूल भरा हुआ था वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पर ये फॉर्मूला काम करेगा ये। अब इस फॉर्मूले को कैसे बनाएं? ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, जिससे ये बनता है। क्या करेंगे? पहले इसमें हम एक को कांस्टेंट रखेंगे और एक को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट कर देंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गई, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हो गया। अब ये कहीं भी लगा दो दुनिया में, चाहे साला घट रहा हो बढ़ रहा हो, पहले वाले में भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। बताओ लगेगा नहीं लगेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन ऊपर वाले में लगाओ, बताओ कैसे लगेगा। पहले लिखो, लिखाना तो बात की बात है, पहले लिखो तो ठीक। ये क्या है? इसका नाम लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। जिस जो मैंने बताया जो भी टाइम के साथ चेंज हो रही थी चीज उसको रेट लगा देते हैं। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। इसको क्या कहते हैं? ये डिफरेंशिएशन के इस मेथड को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या किया हमने? पहले एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान करके दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान करके पहले को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, कहीं पर भी ऐसा आ जाए दोनों वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला भी बन गया है। चाहिए फॉर्मूला तो मैं छोटा सा बना देता हूँ। चलो, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला देखो। मान लो मेरे पास है एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले x को क्या मानो? कांस्टेंट, उसको बाहर ले लो। y को डिफरेंशिएट कर दो t से। फिर क्या करो? अब की बार y को कांस्टेंट मान लो और x को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ये फॉर्मूला नोटबुक में भी होना चाहिए, दिमाग में भी होना चाहिए। जब भी दो वेरिएबल हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इस तरीके से उनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने और बताया था, कोई बता सकता है कौन सा बताया था? y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी भूल गए, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? जो पावर होती है वो एज इट इज आ जाती है मल्टीप्लीकेशन में, और उस पावर में से एक नंबर कम हो जाता है। इतनी मर्तबा क्या है। अब इसका बार बार यूज होने वाला है इसलिए याद रखो। इसको दो फॉर्मूले हो गए डिफरेंशिएशन के। तुम्हें याद था इसको फॉर्मूला? चलूं आगे। ये बताओ, मैंने कहा कि ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, हर जगह लगेगा। तो पहले वाले के लिए अगर मैं लगाना चाहूं तो कैसे लगेगा? बोलो जनाब। मास कांस्टेंट। कांस्टेंट चीज का देखो, एक और लिखो, तीसरा फॉर्मूला लिखो। कांस्टेंट, कोई भी चीज कांस्टेंट है तो उसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो अगर जीरो आता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर है
उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। लिखो इसको। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये मास कांस्टेंट कर दिया मैंने, तो बताओ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हैं? जब ये 0 हो जाएगी तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या बचेगा? खाली यही तो बचेगा। और ये क्या है? ये यही तो है, हैं? बोलो भाई, dm/dt ये हो गया 0। क्यों? क्योंकि मास इस बार मैंने कांस्टेंट कर दिया है। ये रहा मास इज कांस्टेंट। जैसे ही कांस्टेंट किया तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? भाई कांस्टेंट का मतलब जो टाइम के बाद कोई चेंज नहीं हो रहा। जो फाइनल की वैल्यू है वो इनिशियल की वैल्यू है। फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, दोनों को मास बराबर है तो 0 आ गया। 0 आ गया तो ये वैल्यू 0 हो गई। ये वैल्यू 0 हो गई तो ये नंबर, ये फैक्टर गायब हो गया। ये गायब होते ही क्या बचा? ये वाला बचा। और यही तो है यहाँ पे। और यही dv/dt एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, क्लियर? तो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है। हाँ शोर हो गया। ये तो वेरिएबल किए थे आप। हाँ, तो मैंने अब वेरिएबल लेकर के तो फॉर्मूला बनाया। अब मैंने कहा क्या ये फॉर्मूला यहाँ काम करेगा? तो ये मैंने कहा कि काम करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन वही वाली लगानी पड़ेगी ना, कि मास को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट। मास को कांस्टेंट करते ही ये क्या हो जाएगा? 0। ये 0 होते ही क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला। तो यहां से भी आ गया ना, ये कहने का मकसद है। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। डिफरेंशिएशन भी आप लोगों का चेक हो जाएगा। चलिए लिखिए मोमेंटम इज इक्वल टू 2t² माइनस 4t प्लस 5। फाइंड the force in 2 seconds and at 2 seconds। दोनों फोर्स लगा दिया। इन 2 सेकेंड कितना फोर्स लगेगा? ये किसी बॉडी का मोमेंटम है। ये मोमेंटम किसका है? ए बॉडी having momentum is equal to this। तो हमें ये बताना है कि उस बॉडी के ऊपर 2 सेकंड में कितना फोर्स लग रहा है, और दूसरे सेकंड पे, दोनों वर्ड में डिफरेंस है। एक इन 2 सेकंड है, एक एट 2 सेकंड है। किसी का आया? ये काइनेमेटिक्स के अंदर हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ गया। चलिए अच्छा, ये वाला मैं कर रहा हूँ, फिर एक होमवर्क में दूंगा। कल भी होमवर्क में दिया था, वो नहीं आप लोग करके लाए ना, दिखाया किया था।
चलो गुड, तो मैग्नीट्यूड क्यों नहीं निकाला? एक दूसरे से टैली कर लेते। कल वाला जो वेक्टर मैंने दिया था तुम्हारा उसका खोला आ रहा है। हाँ चलो देखो मैं कर रहा हूँ ये। हाँ तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द फोर्स इन 2 सेकेंड। इन 2 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर के 2 सेकेंड, यानी पूरे 2 सेकेंड में निकालना है। पूरे 2 सेकेंड में कितना फोर्स लगाया, ठीक है। तो कैसे निकलेगा वो, देखिए पहले मैं इसको करता हूं dP/dt, ठीक है। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का अभी फॉर्मूला बताया था, चेक करो क्या होता है। जो वेरिएबल होता है उसकी पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और एक कम हो जाती है, तो यही करना है इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा ये 2 × 2 हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, बोलो -4, बोलिए इसका क्या हो जाएगा, -4 इंटू इसकी पावर 1 है तो 1 आ जाएगी और t की पावर 1 -1 यानी 0। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। वेरी गुड, तो ये 0 हो गया। तो क्या आंसर आ गया, 2 दूनी 4 और t, और ये क्या हो गया -4 और t की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t - 4, ठीक है। तो जब टाइम t = 0 था, जब टाइम t = 0 था तो बताइए क्या हो जाएगा, है चेंज इन मोमेंटम या फोर्स क्या हो गया, 4 आ गया -4 है, बोलिए। और क्या करके इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आएगा इंटीग्रेट करने से, नहीं इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे आएगा बताइए। f = dp/dt हो गया, dp = dt हो गया और dt को हम इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम वैसे भी, तो यहां पर भी तो एवरेज ले सकते हैं। मैंने डायरेक्ट dp/dt किया तो फोर्स तो आ गया मेरा, हाँ। तो 0 पे जो है वो क्या कहते हैं फोर्स लग रहा था 4 न्यूटन का, जब टाइम 0 था, और जब टाइम 2 सेकेंड था तो फोर्स कितना लग रहा है, 2 रख दिए, 4 दूनी 8 -4, तो क्या आंसर आ गया 4 न्यूटन का, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टाइम t = 0 पे -4 न्यूटन का लग रहा है और टाइम t = 2 पे 4 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, एक वो भी करते हैं, तो ये हो जाएगा
ऐसा है, देखिए ये तो हो गया हमारा एग्जैक्ट टाइम पे निकालने का। अब हमें जो पूरे ड्यूरेशन में निकालना है तो पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। पी इनिशियल क्या हो जाएगा बोलिए, 2 इंटू टाइम 0 है -4 टाइम 0 प्लस 5, तो आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ये हो गया मेरा पी इनिशियल। पी फाइनल बोलिए क्या आएगा, पी फाइनल क्या आएगा, टाइम 2 सेकेंड हो गया, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 5, क्या आंसर आएगा 4 और 2, 4 दूनी 8 और ये भी 8। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो +5 हो रहा, माइनस कहाँ होगा, चेक करो भाई, ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया, ये +5, तो आंसर तो +5 ही आ रहा है ना, है? तो एवरेज फोर्स पूरे 2 सेकंड का एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टी डेल्टा टी। तो फाइनल मोमेंटम कितना है 5, इनिशियल मोमेंटम कितना है वो भी 5, टाइम कितना लगा 2, तो एवरेज पूरे का फोर्स लगाएंगे तो 0 आएगा। क्या बोलते हैं आंसर, ठीक है। पहले फोर्स लग रहा था ऐसे और फिर बाद में लगने लगा ऐसे, तो नेट फोर्स 0 हो गया 2 सेकंड में कितना होने लगा, तो ठीक है ना। एवरेज फोर्स का मतलब क्या, शुरू से लेके आखिर तक के फोर्स का एवरेज निकालना है। तो पहले ऐसे लगाता था ऐसे और फिर लगाने लगा ऐसे, एक चीज पे पहले मैं ऐसे ले जा रहा था फिर ऐसे लाने लगा, तो एवरेज क्या आ गया 0 आ गया। तो ये आ गया एवरेज और ये वाला क्या आ गया इंस्टेंटेनियस। ये किसी भी मोमेंट पे आ गया, 0 पे निकालेंगे तो ये आएगा और टी पे निकालेंगे यानी 2 सेकंड पे निकाला तो 4 आएगा। और देखो ना दोनों फोर्स बराबर लग रहे हैं, नहीं लग रहा है, एक का डायरेक्शन -4 है, अगर मैं इधर को -4 मान लूं तो दूसरे का क्या है +4, तो एवरेज क्या हो जाएगा 0 हो ही जाएगा, देख के ही पता चल रहा है। बोलिए ठीक है, चलिए बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन करके लाइए। मोमेंटम इज इक्वल टू 3p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर प्लस 5। चलिए सेम क्वेश्चन है इन 2 सेकेंड एट 2 सेकेंड। इन 2 सेकंड और एट 2 सेकंड का क्या मतलब, इन 2 सेकंड मतलब 0 से लेकर के 2 सेकंड तक के सारे फोर्स लगता है और वो फोर्स सेम नहीं लगता, वैरी होता है क्योंकि टाइम के साथ वैरी होता है, रिलेशन टाइम के साथ वैरी। तो उसमें जितना फोर्स लगा पूरे टाइम में 0 से लेकर 2 सेकंड तक वो पूरे फोर्स का एवरेज निकालना है। और एट 2 सेकंड का मतलब ये वो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे ही 2 सेकंड हुए उस वक्त क्या फोर्स लगा वो है। तो पहले वाला इसीलिए वो क्या बोला हमने, उसको हमने बोला इंस्टेंट